हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है। फ्री क्लासेस है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले पहले सारी क्लासेस कंप्लीट करवाकर आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करवाने का मकसद हमने बनाया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ साथ आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, ऐसे ही सहयोग बनाए रखिएगा तथा अपने दोस्तों यारों मित्रों से वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, इससे पहले हमारी कुछ क्लासें आ चुकी हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने उन क्लासों पे अपना रिव्यू दे चुके होंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होती है किस पॉइंट से, आप बोर्ड पर पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल बॉडीज। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अधिकतर देशों में यह बात देखी गई है कि सरकारें एक तो केंद्र सरकार बना देते हैं, एक राज्य स्तर पर यानी कि प्रादेशिक स्तर पर सरकार बना देते हैं, परंतु वे 100% कार्य नहीं कर पाती। ठीक है, वे 100% सक्सेसफुल नहीं है अपने वर्क में। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर सरकार बनती है तो वे सक्सेसफुल होती हैं। ठीक है, कैसे सक्सेसफुल होती हैं? क्योंकि स्थानीय स्तर पर हमारी जनता डायरेक्ट किससे कनेक्टेड होगी? अगर गांव की जनता है तो डायरेक्ट पंचायत से कनेक्टेड होगी, शहर की जनता है तो डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी से कनेक्टेड होगी। ठीक है, अगर किसी तरह की शिकायत है तो गांव का आदमी पंचायत में जाकर आसानी से अपनी बातें शेयर कर सकता है। वो अब केंद्र सरकार या राज्य सरकार में जाने के लिए उसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो इसीलिए हमारे संविधान ने स्थानीय स्वशासन लागू किया। स्थानीय स्वशासन मतलब वहाँ का स्वशासन जहाँ पर लोकल बॉडीज काम करती है, जहाँ पर डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब बोर्ड पर नजर आते हैं कुछ बातों पे लिखी हुई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक स्तर पर सरकार बनाना लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय प्रादेशिक यानी कि राज्य स्तर पर सरकार बनाना संपूर्ण लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। इसलिए भारतीय संविधान में स्थानीय सरकार की सुविधा दी है। ठीक है, स्थानीय सरकार होती क्या है? स्थानीय सरकार को तृणमूल लोकतंत्र भी कहा जाता है। तृणमूल का मतलब होता है वास्तविक, यानी कि वास्तविक लोकतंत्र यानी कि वास्तविक पंचायत या लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअल लोकतंत्र यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन को हम इस तरह समझ सकते हैं, ग्राम स्तर पर तथा नगर स्तर पर। ग्राम स्तर पर क्या आ गया? पंचायत, और नगर स्तर पर आ गया नगर पालिका। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्तर पर यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है, ये कब लागू हुई, इसके इतिहास के अंदर क्या प्रोविजन है, करंट में क्या क्या चल रही है, तो हम इन्हीं आज की क्लास में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी नज़र मोबाइल स्क्रीन पर बनाए रखिएगा, यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आज पंचायती राज व्यवस्था क्लियर हो जाएगी सभी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। कब? 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की नींव रखी। तो यहाँ भी क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की नींव कब रखी गई? 1882 में। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट बात थी जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? हमारा भारत देश आजाद हुआ और फिर 1952 में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत स्थानीय स्वशासन लाने का प्रयास किया। ठीक है, किसके तहत? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये पॉइंट आ सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 1952 में। परंतु यह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। ठीक है, इसके बाद आता है 1957। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति। किस कौन समिति? बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की संशोधित की। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की संशोधित की। बहुत सी समितियां बैठी थी इस चीज के लिए, परंतु रिकमेंडेशन किसकी एक्सेप्ट की गई? तो बलवंत राय मेहता जी की समिति की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई गई। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है ग्राम सभा, बीडीसी और जिला पंचायत। ठीक है, सबसे निचले पायदान पर ग्राम सभा आ गई, उससे ऊपर बीडीसी आ गई और उससे ऊपर जिला परिषद आ गई। ठीक है, ग्राम स्तर पर क्या होता है? ग्राम सभा मतलब
यहाँ पे गांव के लोग जुड़ते हैं, ठीक है। जहाँ गांव के लोग होते हैं उस स्तर पर क्या कहा, ग्राम सभा। खंड स्तर पर क्या कहा गया, पंचायती समिति यानी कि बीडीसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो बीडीसी, जिसमें बीडीसी के इलेक्शन भी होते हैं, आप सभी जानते होंगे, अगर आप गांव से रिलेटेड करते हैं तो आप सभी जानते होंगे बीडीसी के इलेक्शन होते हैं। पंचायत में जब ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा वहां पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। एक होते हैं जिला स्तर, वो जिला स्तर पर क्या होते हैं, जिला परिषद। तो 3 स्तरीय कमेटी इस तरह से बनाई गई। 3 स्तरीय कमेटी में सबसे नीचे ग्राम सभा, उसके बाद बीडीसी और फिर जिला परिषद। किसने अपनी कमेटी की रिकमेंडेशन दी, तो बलवंतराय मेहता समिति की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की गई कब, 1957 में, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पर आपको बताई। अभी हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नजर डालते हैं कुछ अन्य तथ्यों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है तथा पंचायती राज सिस्टम से भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। बात आती है 2 अक्टूबर 1959 की। क्या है, 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, राजस्थान के नागौर जिले के अंदर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई तथा ट्रायल तौर पर इलेक्शन कंडक्ट कराया, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रायल बेस पर पंचायती राज व्यवस्था कहां स्थापित की गई, तो राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा, किसने एक्सेप्ट किया, आंध्र प्रदेश ने, ठीक है, ट्रायल तौर पर। लेकिन फुल्ली कंडक्ट किसने कराया, मतलब ट्रायल नहीं लिया, फिर उसको बेस बनाकर कंडक्ट कहां कराया गया, केरला के अंदर, ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले ट्रायल तौर पर कहा नागौर जिले में, फिर आंध्र प्रदेश में दूसरी बार ट्रायल किया, और फिर तीसरी बार फुल्ली कंडक्ट कराया विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। कहां पर, केरला के अंदर। केरला को एक बार साफ से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सकें, ठीक है। फिर आती है बात अगले पॉइंट की। 1992 73वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1992 73वां संविधान संशोधन क्या करता है, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जगह दी गई, ठीक है। कहां पर, 11वीं अनुसूची, ठीक है। कहां, 11वीं अनुसूची में 1992 में 73वां संविधान संशोधन और पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई संविधान में 11वीं अनुसूची बनाकर, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब हम बात जानते हैं ग्राम सभा क्या होती है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ग्राम सभा होती क्या है, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम के अंदर सभी मतदाता, ग्राम के अंदर सभी मतदाता जो पंचायत चुनाव में अपना मत दे, वे क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा में कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्य ग्राम सभा में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पंचायत का निर्वाचन। पंचायत का निर्वाचन कैसे कंडक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पंचायत का निर्वाचन कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य चुनाव आयोग किसका कंडक्ट कराता है, पंचायत का इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद 18 वर्ष से ऊपर के सभी युवा, बुजुर्ग और महिलाएं चुनाव में मतदान करते हैं। इसके साथ साथ चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अर्थात अगर किसी को चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना है, चुनाव के अंदर अपना प्रतिनिधित्व देना है, पार्टिसिपेशन करना है, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। वोट देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा गया। तो पंचायत में महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण है, 1/3 सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए, ठीक है। ये आरक्षण कम है, काफी मुद्दे आते रहते हैं अखबार के अंदर कि इसको बढ़ाकर 50% किया जाए, परंतु फिलहाल कितना 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाता है। अगर किसी एरिया में अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं तो वहां पर सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति ही चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनमें भी 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, ठीक है। तो 50% सीट SC और ST के लिए है, ठीक है, महिलाओं में, और नॉर्मल में 1/3 सीट। तो आपको ये कुछ पॉइंट है जो याद रखने चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं इस प्रावधान के ऊपर, यानी कि क्या है,
प्रधान को पद से हटाने का प्रावधान क्या होना चाहिए, किस तरह से हम अपने प्रधान को अपने पद से उसके पद से हटा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उनको पद से हटाने की प्रक्रिया से पहले 15 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक, एग्जाम में आपको 14 दिन का नोटिस का ऑप्शन भी दिखेगा, लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि आप 15 दिन पर नजर रखें अगर ग्राम प्रधान की बात हो रही है, क्योंकि इसके तौर पर अगर आप राष्ट्रपति की बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो उनको 14 दिन का नोटिस मिलता है, परंतु यहाँ पर 15 दिन का। तो ऑप्शन में आपको 14 भी मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर 15 लगाना है। तो ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, 15 दिन के नोटिस के पश्चात ही 2/3 सदस्य बहुमत से, 2/3 सदस्य बहुमत से जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो वार्ड मेंबर होते हैं, उनके 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधान को पद से हटाया जा सकता है। ठीक, क्या है, जो ग्राम सभा में मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर होते हैं, अगर वे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं प्रधान को हटाने का, तो प्रधान को उसके पद से हटाया जा सकता है। जब यह प्रस्ताव पारित किया जाता है, मतलब प्रस्ताव जब प्रस्तुत किया जाता है, तो उस वक्त 1/3 सदस्य कम से कम मीटिंग में होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। ओके, 2/3 सदस्य बहुमत प्रस्ताव पारित कराने के लिए तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/3 सदस्य। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, पद से हटाने का प्रस्ताव 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही लगाया जा सकता है। अगर प्रधान का चुनाव कंडक्ट हुआ है तो उनको पद से हटाने का प्रस्ताव उनके कार्यकाल के 2 वर्ष के बाद ही लगाया जा सकता है, तथा कार्यकाल अंत होने के 6 माह बाद, मतलब 6 माह पहले नहीं लगाया जा सकता। मतलब अगर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन होने वाले हैं नहीं, और उसके 6 माह से कम समय है, तब ये नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 माह बाद में खुद ही इलेक्शन होकर हट जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, कार्यकाल पूर्ण होने के 2 वर्ष बाद तथा कार्यकाल खत्म होने से 6 माह पहले यह प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 90% स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं। क्या है, ये पूछ सकते हैं कि कौन सी समिति किससे कनेक्टेड होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था से हमारी 5 समितियां बनती हैं। ठीक है, एक होती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसने प्रस्ताव दिया था, हालांकि ये एक्सेप्ट नहीं किए जा सके, परंतु क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये समिति किससे रिलेटेड थी। तो अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय मॉडल का प्रस्ताव दिया था, यह प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया गया था। JVK राव समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, हनुमत राव समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और एग्जाम में पूछी कौन सी जाती है, ये LM सिंघवी समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। सो प्लीज आप इन्हें याद कीजिए, नोट कीजिए, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये 90% क्वेश्चन हम किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये पॉइंट आपको बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है, बलवंतराय मेहता समिति। ठीक है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हमारा स्थानीय स्वशासन का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में हम नगर पालिका के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपने यहाँ पर नोट्स बनाइए, कंप्लीट कीजिए, स्टडी कीजिए बहुत अच्छे से। 2 मंथ का टाइम है, ये 2 मंथ का टाइम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप सरकारी जॉब के लिए अपना भविष्य देना चाहते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होइए। धन्यवाद।